नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज से फिर से हम लोग प्रॉपर तरीके से शुरू करते हैं पढ़ना पढ़ाना। ओके, और एडुटेरिया का 9वां सेट है, ये कल 10वां सेट आ जाएगा। 9 और 10 जो सेट है एडुटेरिया के नए वाले टेस्ट सीरीज में से ये सबसे बेहतरीन सेट है पूरे के पूरे टेस्ट सीरीज में से। सेट नंबर 9 और सेट नंबर 10 इसको मॉडल सेट की तरह लेना और उसी हिसाब से करना। अच्छे क्वेश्चंस हैं, सबके बैलेंस्ड और मॉडरेट लेवल का है। लेवल टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है। एग्जामिनेशन हॉल में करोगे तो इसी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आ सकती है। ओके, शुरू करते हैं इसको। और आज शाम से पहले आपको मैं 200 क्वेश्चंस साइंस के भी दूंगा। आज से प्रॉपर सब कुछ शुरू कर लेंगे, है ना। और दो वीडियो तो आज से कम मिलेंगे ही। उसके अलावा स्पर्धा का जो हमने करंट किया था उसका मास्टर वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं, वो भी आपको मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और 140 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आपको भी 140 के 140 प्रैक्टिस करना है। और ये जो अफवाह नया फैल रहा है कि फिर से एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, नहीं होगा। चांस बहुत कम है, 90% चांस है कि एग्ज़ाम उसी डेट को होगा। 20 तारीख को एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको। तो इसलिए सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ तैयारी करो, बाकी का देखा जाएगा। भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि गणतंत्रात्मक हम क्यों बोलते हैं? हमारे प्रस्तावना में भी तो है ना गणतंत्रात्मक, है ना। तो क्यों बोला जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ के जो संवैधानिक प्रमुख होता है ना राष्ट्रपति, वो वंशानुगत नहीं होते हैं, है ना। तो इसका पहले का आंसर क्या हो जाएगा? डी। जैसे ब्रिटेन की जो महारानी बनी है, उनके बाद ब्रिटेन का संवैधानिक प्रमुख कौन बन गया है? उस महारानी का बेटा बन गया है। तो अपने यहाँ ये सिस्टम नहीं होता, अपने यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है। निम्न से किस देशी रियासत को विलय पत्रों द्वारा भारत में मिलाया गया था? विलय पत्र के द्वारा किसको मिलाया गया था? तो ये मिलाया गया था जम्मू कश्मीर को। जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा, और मैसूर तो अपने आप ही मिल गया था। संपत्ति का अधिकार के मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो आपको पता है कि 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति का अधिकार को हमारे मूल अधिकार से बाहर कर दिया गया था और इसको आर्टिकल 300 क के तहत रखा गया था। क्लियर हो गया? वर्तमान में संविधान में कुल मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं अपने संविधान में? तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और अंतिम मौलिक कर्तव्य कौन सा था? अपने बच्चों को शिक्षा देना। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार जब मिला था, उसी को मौलिक कर्तव्य में भी शामिल किया गया था। संसद मिलकर बनती है किन से? राज्यसभा, लोकसभा, प्रधानमंत्री, लोकसभा। नहीं, संसद बनती है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और लोकसभा से मिलकर। नहीं, गलत दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें 1 मिनट रुक जाओ, मुझे लगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है संसद एक्चुअली में बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन सब मिलकर बनती है संसद। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई। इनमें से कोई नहीं। क्या बोला मैंने? राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा। संसद का परिभाषा में ये 3 लोग आते हैं। कोई भी बिल कानून जब भी ये होता है तभी पास माना जाता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देते हैं। पहले वो किसी भी सभा से शुरू हुआ हो, मान लो पहले राज्यसभा से शुरू हो सकता है, पहले लोकसभा से शुरू हो सकता है, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर राष्ट्रपति जी उस पर साइन करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति जी भी संसद के अंग माने जाते हैं। ओके, निम्न को सुमेलित करना है। जाकिर हुसैन जी, ग्याली जैन सिंह, के.आर. नारायणन, शंकर दयाल शर्मा, ये भारत के अलग अलग समय के राष्ट्रपति हैं। इनके कार्यकाल आपको बताना है। तो छठा का आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। ओके, इसका क्या हो जाएगा? जाकिर हुसैन जी 67 से 69 तक, ज्ञानी जैल सिंह 82 से 87, के.आर. नारायणन 97 से 2002, शंकर दयाल शर्मा 92 से 97। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। लोकसभा में निम्नलिखित में किसके लिए सीट आरक्षित है? किसके लिए सीट आरक्षित है लोकसभा में? अनुसूचित जाति, जनजाति, आंग्ल भारतीय, EWS। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। किसके लिए है? SC ST के लिए है। आंग्ल भारतीय के लिए था लेकिन उसको हटा दिया गया। आंग्ल भारतीय के लिए लोकसभा में जो सीटों का आरक्षण था उसको समाप्त कर दिया गया है। राज्य प्रशासन का वैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्य प्रशासन का वैधानिक पूछा है आपसे, तो राज्यपाल होते हैं। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न से कौन सा विषय संघ सूची का है? तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। जनगणना जो है ये संघ सूची का विषय है, ये केंद्र सरकार का काम है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में संपन्न हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग बताना है। 3 चरणों में संपन्न हुआ था। भारत में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम की प्रणाली अपनाई गई है। किसके चुनाव के लिए अपनाई जाती है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ये लोकसभा के चुनाव में अपनाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा वो आदमी विजयी हो जाएगा।
वरीयता क्रम में निम्नलिखित को अवरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में। तो सबसे पहले कौन आएंगे, 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद कौन आएंगे, उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI आएंगे, उसके बाद कौन आएंगे, उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति आता है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति वरीयता क्रम में बहुत ऊपर आते हैं। उसके बाद कौन आएंगे, तो उसके बाद D आ जाएगा। तो ABCD ही होगा, इसका आंसर A हो जाएगा। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 निम्नलिखित में कौन सा विषय से संबंधित है, तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में जो भूमि समझौता था ना, उसी से संबंधित है। 100वां अधिवेशन जो हुआ था संशोधन 2015, इसमें क्या हुआ था पता है आपको, भारत के कुछ गांव बांग्लादेश को दिए गए थे और बांग्लादेश के कुछ गांवों को भारत में मिलाया गया था। इसके बाद से क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश की सीमा को लेकर बहुत दिनों से विवाद था, वो समाप्त हो गया था। तो 2015 मोदी जी ने किया था। गुजराल सिद्धांत संबंधित है किससे, तो गुजराल सिद्धांत जो है ये विदेश नीति से संबंधित है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगर आपने UPSC के लिए IR पढ़ा होगा तो उसमें गुजराल सिद्धांत हम लोग पढ़ते हैं। ओके, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, अरुण कुमार मिश्रा जी जो हैं वो हमारे मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए विदेशी पूंजी एक अनिवार्य शर्त है। उपरोक्त विचार किसने व्यक्त किया था, कि भारत के विकास के लिए विदेशी पूंजी जो है वो अनिवार्य तत्व है। ये दिया था ये दिया था लॉर्ड कर्जन ने ये चीज़ बोला था। हिंदुस्तानी और एडवोकेट ऑफ इंडिया नामक अखबार के संपादक कौन थे, 17 का आंसर क्या हो जाएगा, इसके संपादक थे दादा भाई नेरोजी। कौन थे, दादा भाई नेरोजी। संपादक पूछा है, हिंदुस्तानी और एडवोकेट के संपादक तो दादा भाई नेरोजी थे। ओके, जी सुब्रमण्यम अय्यर जी जो हैं, इनके किताब का नाम था द हिंदू और स्वदेश मित्रम। कौन सा अखबार, द हिंदू जो आज भी आप पढ़ते हो, और स्वदेश मित्रम जी सुब्रमण्यम अय्यर जी का। मोतीलाल घोष जी का कौन सा था, तो अमृत बाजार पत्रिका, मोतीलाल घोष जी। ओके, अमृत बाजार पत्रिका ABP। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले जी का कौन सा था, सुधारक किसका, गोपाल कृष्ण गोखले जी का। जी सुब्रमण्यम अय्यर जी का द हिंदू और स्वदेश मित्रम। दादा भाई नेहरू का तो लिखा ही है यहाँ पर। गोपाल कृष्ण गोखले निम्नलिखित में किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो इन्होंने 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 1905 ईस्वी में किया था। 1905 ईस्वी में जब बनारस में हुआ था तो उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। इस अधिवेशन में बंग भंग की निंदा की गई थी, स्वराज पर भी चर्चा हुई थी और गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि भी दी गई थी। किस किसान आंदोलन में सदस्यों को शामिल करते समय यह शपथ दिलाई जाती थी कि हम खरीफ और रबी में नियमित रूप से लगान देते रहेंगे, तो 19 का आंसर हो जाएगा एका आंदोलन के दौरान। एका आंदोलन कहाँ पर चलाया था, ये उत्तर प्रदेश में अवध प्रांत में चलाया गया था। मदारी पासी का आपने नाम सुना होगा, वही थे इसके नेता। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल क्या था, जब रूस की क्रांति होती है लेनिन के नेतृत्व में, उसके बाद कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पूरे दुनिया में अपने सदस्य बनाना शुरू करती है, कम्युनिस्ट सदस्य। तो उससे पूछा है कि आपको कि इसमें से कौन से पहले नेता थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें दिया हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ 20 का E। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, 1919 में MN राय लेनिन के निमंत्रण में मॉस्को गए थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वो पहले भारतीय थे। देखा आंसर क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है। वास्तविक आंसर क्या है, MN राय, मानवेंद्र नाथ राय जो है भारत के सबसे पहले कम्युनिस्ट नेता थे, यही बने थे पहली बार कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य। तो 20 का आंसर C होगा, ना कि E, गलत दिया हुआ है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी। टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने, तो किस वर्ष की थी, तो 1906 ईस्वी में की थी। B आंसर हो जाएगा। पंजाब में किसके नेतृत्व में डंडा फौज का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय किया गया था, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, C चमनदीप के नेतृत्व में डंडा फौज। अगले पर चलते हैं। क्या था ये क्वेश्चन, तुर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किस वर्ष खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। इन्होंने किया था 23 का आंसर C हो जाएगा 1924 में। अतातुर्क। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव से असंतुष्ट होकर निम्न में से किसने कांग्रेस का त्याग नहीं किया था, तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर दिया हुआ A CR दास। सितंबर 1920 में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसके विरोध में एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, GS खारपड़े ने कांग्रेस पार्टी का त्याग कर दिया। CR दास ने भी इस प्रस्ताव का विरोध किया था, पर कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ा था। समझ में आ गई बात, तो CR दास है वो। नेक्स्ट, निम्न में से किस
किसे उदारवादियों द्वारा भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। उदारवादी जो थे, लिबरल लोग, उन्होंने इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहा था, मतलब भारत के लिए बहुत बड़ा फायदेमंद चीज़। किस अधिनियम को बोला था उन्होंने? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? उन्होंने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो हुआ था 1919 में, उसको उन्होंने बोला था। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं वो सब शामिल थे। इन्होंने फिर लिबरल संघ भी बनाया था और कांग्रेस से अलग भी हो गए थे। इसमें एनी बेसेंट जी भी शामिल थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? HSRA ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA लिखा हुआ है यहाँ पर बंधुओं, HSRA अलग है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है ई, क्योंकि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल दोनों लोग थे। योगेश चटर्जी भी इसमें शामिल थे और फिर उसके बाद से और किसी का नाम नहीं दिया हुआ है। भारत में आने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? 27 का आंसर क्या हो जाएगा? ये था जॉन मिल्डेन हॉल, इसमें जो दिया हुआ है। और ये कब आया था? 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस नामक अंग्रेज समुद्री मार्ग से हेक्टर रेड्रेगन नामक व्यापारिक जहाज़ से गुजरात के सूरत बंदरगाह पर आया। ओके, यद्यपि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री जॉन मिल्डेन हॉल था, जो 1597 में ही आ गया था। हम लोग तो हॉकिंस का ही नाम जानते हैं, लेकिन 1597 में उससे भी पहले एक यात्री आया था जिसका नाम था जॉन मिल्डेन। बंगाल में अंग्रेजों को अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की अनुमति निम्न में से किसने प्रदान की थी? तो सबसे पहले प्रदान की थी शाह सुजा ने। सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस भू राजस्व व्यवस्था में किसानों को भूस्वामी माना जाता था? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ये रैयतवाड़ी व्यवस्था था, जिसमें कोई बिचौलिया नहीं होता था। सिर्फ और सिर्फ कौन होते थे? अंग्रेज होते थे, और किसान होता था, और डायरेक्ट किसान किसको? अंग्रेज को कर देते थे, और किसान भूमि के मालिक होते थे। किसी को भू राजस्व व्यवस्था अच्छे से पढ़ना हो, हिस्ट्री लेक्चर नाम से एक प्लेलिस्ट होगा जिसमें मैंने कुछ कुछ लेक्चर्स पढ़ाए हैं, स्पेक्ट्रम से भी, अपने नोट्स से भी, वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन किसने किया था? तो ये मैंने पढ़ाया हुआ इकोनॉमिक्स के लेक्चर में। 30 का आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर VKRV राव। डॉक्टर VKRV राव। निम्न में से किस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई? गवर्नर जनरल को सेनापति की शक्ति भी दे दी। 1786 का एक्ट था ये सब एक्ट क्यों लाया जा रहा था? क्योंकि कर्नवालिस को भारत भेजना था। कर्नवालिस ने बोला कि हमें सारी शक्तियाँ दे दो, तो उसको एक्ट बना के सारी शक्तियाँ दे दी। जून 1947 को दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत विभाजन का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था गोविंद बल्लभ पंत जी ने। सी आंसर हो जाएगा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 33 का आंसर हो जाएगा। केशव चंद्र सेन ने किया था। केशव चंद्र सेन ने। डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत किस राज्य को सर्वप्रथम अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, सतारा को मिलाया था। सतारा जाओ संभल कर, बाघ उधर रास्ते में, ऐसे ही करके मैंने ट्रिक बनाया था एक पूरा, देखता यहाँ पर नाम दिया हुआ था तो मैं सबका बता देता। वैसे मैं बताता हूँ, इसमें जो दिया हुआ है कि सतारा जाओ जैतपुर हो जाएगा, संभल कर संभलपुर, बाघ यानी कि बघार हो जाएगा, झारी नाग, और काटेगी करौली हो जाएगा, फिर अवध आ जाएगा। सतारा जाओ संभल कर, बाघ झाड़ी में नाग काटेगा, ऐसे ही करके मैंने बनाया था। देखना, इसको सारा मिल जाएगा आपको। जैसे सतारा जाओ से जैतपुर हो जाएगा, संभल कर से संबलपुर हो जाएगा, बाघ से बघाट हो जाएगा। ऊपर के 4 भी अगर याद रहेंगे तो एग्जाम में कर ले जाओगे, इसीलिए मैंने बताया है। ये चीज़ ध्यान में रखना, हर बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको क्रम में लगाने के लिए। वेलेजली का जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहला था हैदराबाद, और डलहौजी का जो पहला है उसमें सबसे पहला है सतारा। इस माइनर डिफरेंस को ध्यान में रखना। निम्न को कालक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चुन लेंगे, ऐसा क्या है? दांडी यात्रा, साइमन कमीशन, पूना समझौता, गांधी इरविन समझौता। अब अगर हिस्ट्री डाटा होगा तो इसमें गलती करोगे। हिस्ट्री को और कहानी जैसे क्रमबद्ध में पढ़ा होगा तो बहुत ही आसान है ये। साइमन कमीशन कब आया है? 1927 में आया। सबसे पहले इसी भाई साहब को लाओ। फिर क्या होगा? फिर उसके बाद से दांडी यात्रा हो जाएगा। दांडी यात्रा के बाद क्या होता है? गांधी इरविन समझौता हो जाता है। गांधी इरविन समझौता के बाद भगत सिंह जी को फांसी हो जाती है। सबसे अंत में कौन सा आएगा? पूना समझौता आ जाएगा। तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा? 2, 1, 4, 3। क्लियर हो गया? शिवाजी के अष्टप्रधान में सुमंत किस विभाग से संबंधित था? अष्टप्रधान आप लोगों ने पढ़ा हुआ, शिवाजी का पढ़ना चाहिए। छत्रपति शिवाजी का NCERT में भी दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा सी, विदेश विभाग था। मुगल काल में रमजानामा नाम से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया था? रमजानामा नाम से एक ग्रंथ है जिसका अनुवाद फारसी में करवाया गया था। इस ग्रंथ का क्या नाम है? महाभारत नाम है।
इसका फारसी में संकलन बदायूनी, नकीब खां एवं अब्दुल कादरी ने किया था। सिखों को किस गुरु ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया? तो इनका नाम क्या था? गुरु अर्जुन देव। सी आंसर हो जाएगा। सिखों के 5वें गुरु थे ये अर्जुन देव, इन्होंने ही करवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान द्वितीय। दिल्ली के किस सुल्तान ने चांदी का टका और तांबे का जीतल नामक सिक्का प्रारंभ करवाया था? आप लोगों को पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप बीपीएससी में गलत करते हैं तो आप अपना बहुत सारा नंबर गंवा देंगे, रैंक धड़ाम से गिर जाएगा, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन होते हैं। आसान क्वेश्चन कभी गलत नहीं करने चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, इल्तुतमिश। अगले पर चलते हैं। निम्न में से किस स्थान से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो ये मिला है हमें आदमगढ़ से, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। एहोल अभिलेख, मंदसौर प्रशस्ति, नासिक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, इसके सामने शासक लिखा हुआ है, सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। तो 42 का आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ये सारे ही सही सुमेलित हैं, कोई गलत नहीं। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर यशोवर्मन, नासिक अभिलेख गौतम, बालश्री, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है प्लिनी। हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा पर स्थित आलमगीरपुर किस नदी पर स्थित है? आलमगीरपुर कहाँ पर है? ये मेरठ के पास है, यहाँ पर हिंडन नदी बहती है। राज्य वैद्य जीवक का संबंध निम्न में किस शासक से था? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? ये बिंबिसार से संबंधित था जीवक। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया हुआ ई। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। 261 का 261 ही याद रखना, 261 वर्ष में किया था। और इसको इसलिए ध्यान में रखना क्योंकि ई ऑप्शन देके ऐसे ही आपको फंसा सकता है। मैंने बोला था ना, ये पेपर सबसे अच्छा है एरिटेरिया के पूरे सेट का, 9 और 10। 10वां सेट भी करना। किस व्यक्ति के संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? कोई व्यक्ति जब बुद्ध के संघ में प्रविष्ट होता था, प्रविष्ट का मतलब जब जाता था, प्रवेश करता था, उसको क्या कहा जाता था? तो उसको कहा जाता था उपसंपदा। ओके। अब परवन का मतलब क्या होता था? परवन का मतलब होता है भिक्षुओं द्वारा अपराध को स्वीकारोक्ति का समारोह होता था, मतलब कन्फेस करते थे। समारोह एक होता था, उसमें सब ने कोई भी अपराध किया है तो उसको कन्फेस करते थे सबके सामने। और नत्ती का मतलब क्या होता था? नत्ती का मतलब होता था संघ की सभा का प्रस्ताव, और अनुसावन को प्रस्ताव पाठ कहते हैं। कनिष्क की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की प्रथम राजधानी वर्तमान का पुरुषपुर पेशावर था, पाकिस्तान में जो है, और दूसरी राजधानी उसकी मथुरा थी। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप किस गुप्त शासक ने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? शकों को पराजित किया अपनी बेटी के साथ मिलकर, और फिर व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ये चंद्रगुप्त द्वितीय था। किस मध्यकालीन शासक ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग मैं हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका हूँ? तो जब ये शासक बहुत महान था, लेकिन जब ये राजपूतों से भिड़ा, उन्होंने जीता तो उसको भले ही ये, लेकिन इतना मारा इस शासक को कि इसका पूरा साम्राज्य का सपना चकनाचूर हो गया पूरे राजस्थान के इलाकों में, और मालवा में लड़ते लड़ते मर गया अंततः। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका नाम था शेर शाह सूरी। बहुत ही महान शासक, लेकिन गलत लोगों से भिड़ गया। वर्ष 1911 में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था दिल्ली में। पटना में 1857 के विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो 52 का आंसर क्या हो जाएगा? पीर अली खान ने की थी। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के पश्चात नील बगान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने को राजी हो गए थे? तो नील बगान मालिकों ने बोला कि हम 25% पैसा वापस कर देंगे, गांधी बाबा कह रहे हैं तो हम दे देंगे इनको। 6 फरवरी 1921 को स्थापित बिहार विद्यापीठ के कुलपति कौन थे? इसके कुलपति कौन बने थे? तो मजरूल हक जी इसके कुलपति बने थे। बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। बिहार युवक संघ। बिहारी छात्र सम्मेलन का अधिवेशन मोतिहारी में संपन्न हुआ 1928 में, जहां पर बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी, मोतिहारी में। ये भी ध्यान रखना। प्रोफेसर ज्ञान साहा को इस संघ का सचिव बनाया गया था। तो बिहारी युवक संघ के सचिव कौन थे? तो प्रोफेसर ज्ञान साहा। फसल चक्र से आशय क्या है? तो ये तो आपको पता होना चाहिए।
भूमि की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखने के लिए विभिन्न फसलों को एक क्रम में उगाना, जैसे धान उगा लिया, अब अगली बार क्या मटर या कोई फली वाले पौधे उगा लिए, जिससे क्या होगा, जो मिट्टी है उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाएगा। मटर वगैरह जो फली वाले होते हैं उनके जड़ में कौन सा जीव रहता है, तो राइजोबियम रहता है, जो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, मिट्टी में नाइट्रोजन को लाता है, जिसको पौधे उपयोग कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है, निम्न में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृषि आधारित उद्योग जो है ये भारत निर्माण का अंग नहीं है। और ये 16 दिसंबर 2005 को इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, भारत निर्माण। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक, अब इन सब की स्थापना कब हुई है ये आपको बताना है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब 1935 में स्थापित हुई। 1 का 4 मार दो, देखो आंसर मिल गया, 58 का क्या हो जाएगा, डी हो गया। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन करना चाहिए एग्जाम में। 1 का 4 हो गया। अब भारतीय आयात निर्यात बैंक कब स्थापित हुआ है, तो ये स्थापित हुआ है 1982 में। एसबीआई 1955 में स्थापित हुई है। राष्ट्रीय आवास बैंक तो ये 1988 में स्थापित हुई है, डी आंसर हो जाएगा इसका। सितंबर 2020 तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथ एनएच की कुल लंबाई कितनी थी। एनएच की कुल लंबाई सितंबर 2020 तक पूछ रहा, इकोनॉमिक सर्वे से एक क्वेश्चन है आपका। तो 5475.05 किलोमीटर था। बिहार सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाने का लक्ष्य कब प्राप्त कर लिया था, तो 60 का आंसर हो जाएगा, अक्टूबर 2018 में ही प्राप्त कर लिया था। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है गरीबी उन्मूलन से। जीविका पहल। आगे बढ़ें। उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय कितने क्लास तक के बच्चों की मदद के लिए शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 6ठी से 8वीं तक के बच्चों की मदद के लिए। बिहार में गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है, कितने वर्ग किलोमीटर से बिहार में गंगा नदी जल को ग्रहण करती है, यानी कि सहायक नदियों को भी हमें जोड़ना है, सिर्फ गंगा नदी को नहीं जोड़ना है। बिहार ने पूछा है, भारत में भी पूछ सकता है आपसे, कितने स्टेट गंगा नदी के द्रोणी में शामिल होते हैं, तो गंगा नदी द्रोणी में एमपी भी शामिल होता है, इसको भी ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ भी शामिल होता है। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, 63 का आंसर हो जाएगा ए। 5473 किलोमीटर है, जिसमें बिहार में वर्ग किलोमीटर है, 5473 वर्ग किलोमीटर बिहार में है, जहाँ से गंगा नदी जल ग्रहण करती है। जैसे कोसी नदी है, बिहार में जितने क्षेत्रों से जल लाती है सब गंगा में ही आती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन किस जिला में है, तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा वन है कैमूर में। सतत जीविकोपार्जन योजना के शुरुआत किस वर्ष हुई, तो 65 का आंसर हो जाएगा, डी 2018 में हुई है। निम्न से कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, तो 66 का आंसर हो जाएगा, सामाजिक असमानता जो है, जो सोशल रूप से जो हमारे यहाँ असमानता है वो शामिल नहीं है इसमें। मेरा गांव मेरा बैंक अभियान निम्न में से कौन सा बैंक ने प्रारंभ किया था, तो ये किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक मूल्य कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बना दिया है, तो सभी को पता होगा ये 2011-12 को आधार वर्ष बना दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम है। भारत में कपास का औसत उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक है, 70 का आंसर हो जाएगा ई। सबसे ज़्यादा कपास का औसत उत्पादन किस में है, तो गुजरात राज्य में है। कपास का उत्पादन काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है, इसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। निम्न भू आकृति उनकी उपस्थिति को सुमेलित कीजिए। जलोढ़ पंख, पर्वतीय क्षेत्र, भी आकार की घाटी, समुद्र तट, डेल्टा, नदी के निम्नतर फैलाव, पर्वत पदीय गिरिपथ, चाप झील। अब ये समझ में नहीं आएगा बहुत सारे लोगों को क्या है, ये क्या है, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, ये हिमालय हो गया अपना छोटा सा, चलो जो भी है, यहाँ से जब नदियाँ निकलती है तो जाते समुद्र में जब मिलती हैं, तो ये सारा जो भी देख रहे हो हरकतें सारी ये नदियाँ ही करती हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी हरकतें ये नदियाँ शुरू में करती है, कौन सी हरकत सबसे लास्ट में करती है, बस आपको यही बताना है इसमें, है ना। और मैच करना है आपको यहाँ पर मूल रूप से। और ये सारे क्या हैं, ये हिमालय से निकलने वाली 12मासी नदियों के लक्षण है। ज्योग्राफी में अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको बताना पड़ेगा कि हिमालयी नदियों की ये सब पहचान होती है। अब मैच करो इसको, चलो मैच कर लेते हैं। जलोढ़ पंख, बी आकार की घाटी, डेल्टा और चाप झील कहाँ पर बनता है, तो सबसे पहले जलोढ़ पंख को मैच करते हैं। जलोढ़ पंख कहाँ पर बनेगा, ये बनेगा पर्वत पदीय गिरिपद के एरिया में
जैसे ही नदी नीचे आएगी तो सारा जो पंख है वो हिमालय से लेकर उसके पैर के पास, मतलब पर्वत के पैर के पास गिरा देगी। तो पहला का मैच हो गया, पहला का डी मैच कर लेते हैं, किस में है, ए और सी में दिया हुआ है। ओके, वी आकार की घाटी कहाँ पर बनेगी, तो ये तो पर्वतीय क्षेत्र में ही बनेगी। वी आकार की घाटी, घाटी तो मैदान में नहीं बनता, पर्वत क्षेत्र में बनता है। डेल्टा, डेल्टा तो हमें पता ही है समुद्र के किनारे बनती है, आसान सा क्वेश्चन। और चाप के झील, नदी के निम्नतर वाले फैलाव के इलाके में चाप के झील बनते हैं, आसानी से मैच कर लिया हमने। बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में, ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन उसमें सही सुमेलित नहीं है, उनमें से यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे कर्नाटक। तो ये सब क्या है, ये पांडिचेरी जो है ना, पुडुचेरी जिसको कहा जाता है, वो केंद्र शासित प्रदेश 3 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, थोड़ा थोड़ा सा एरिया। अगर आंध्र प्रदेश में देखोगे तो एक छोटा सा एरिया है जो यनम है, ये पुडुचेरी का भाग है, समुद्र किनारे। इसी तरह से जो तमिलनाडु है उसमें भी एक तो पुडुचेरी है, मुख्य रूप से पांडिचेरी। केरल में भी एक थोड़ा सा पांडिचेरी है। तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1 और जो 2 हैं ये सही सुमेलित हैं। कराईकल तमिलनाडु और यनम आंध्र प्रदेश सही है। माहे जो है ये केरल में पड़ता है, कर्नाटक में नहीं पड़ता है। निम्नलिखित पर्वत चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही से क्रम लगाना है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना है हमें। तो 73 के आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कंचनजंगा, उसके बाद से आ जाएगा मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्न में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की। देखो ये भारत है, इसका ये पश्चिमी घाट कहलाता है, ये पूर्वी घाट कहलाता है। तो यहाँ पर उड़ीसा के पास एक महेंद्रगिरी पर्वत है, वही जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी में से वहीं पर है एक, तो जिंदवारा इस है ना। तो यहाँ पर आंसर दिया है जिंदवारा, लेकिन मैं कहानी बता देता हूँ। पहले महेंद्रगिरी पर्वत था, लेकिन बाद में बदला गया। 2011 में भारत सरकार ने बोला कि जिंदवारा जो चोटी है अराकू घाटी का, किसका मैंने बोला, आंध्र प्रदेश में अराकू घाटी है जहाँ पर जिंदवारा चोटी है, उसको भारत सरकार ने बोला 2011 ईस्वी में कि जिंदवारा आज से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी होगी। इसकी ऊंचाई मात्र 1690 मीटर है। महेंद्रगिरी पहले उड़ीसा में जो था, पहले इसी को सबसे ऊंची चोटी माना जाता था, इसकी ऊंचाई थी 1501 मीटर। ओके, तो अब कौन सा हो गया है, तो जिंदवारा है, जिंदगरा है जो सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की। निम्नलिखित में किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो 75 का आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। रूस और कजाकिस्तान में बहने वाली यूराल नदी कहाँ पर गिरती है, तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, ये कैस्पियन सागर में गिरती है। आप लोगों को ये बताना है कैस्पियन सागर से लगे हुए देश कौन कौन से हैं, मुझे मत बताना, देख के रख लेना, बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन आएगा। निम्नलिखित बांध और उनसे संबंधित राज्यों को सुमेलित करना है, सरदार सरोवर बांध, इंदिरा सागर बांध, नागार्जुन बांध, मेत्तूर बांध। तो 77 के आंसर चलो मैच कर लेते हैं। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, तो पता ही है, तो गुजरात में है। इंदिरा सागर बांध कहाँ पर है, तो इंदिरा सागर बांध है मध्य प्रदेश में। नागार्जुन बांध कहाँ है, तो ये तेलंगाना में है। मेत्तूर बांध कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। मैच हो गया, 77 का आंसर दिया हुआ है डी। उज्बेकिस्तान, और क्या बोला है, मैच नहीं है, राजधानी उज्बेकिस्तान ताशकंद, किर्गिस्तान बिश्केक, तजाकिस्तान दुशांबे, कजाकिस्तान नूर सुल्तान। 78 का आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद सही है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक ये भी सही है, उसके बाद तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे ये भी सही है, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान ये भी सही है। और आपको ये बताना है कि एससीओ की बैठक के लिए आज ही हमारे प्रधानमंत्री जाने वाले हैं। एससीओ की बैठक इस साल किस देश में होने वाला है, आपसे पूछ सकता है बीपीएससी, और इन्हीं सब में से एक देश है। मालागासी, सकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर के द्वीप हैं, ये सभी किसके, हिंद महासागर के द्वीप हैं। विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है, 80 का आंसर हो जाएगा ए, फजेंडा। ओके, देखो ब्राज़ील का कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक है, ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। साओ पाउलो विश्व की सबसे बड़ी कहवा की मंडी है। ब्राज़ील का सेंटोस बंदरगाह विश्व का कहवा पत्तन कहलाता है। और देखो इसमें आंसर दे दिया है क्या, फजेंडा, और एक्सप्लेनेशन में दिया है सेंटोस। तो सेंटोस बंदरगाह ही मुख्य रूप से होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कहवा पत्तन किसको कहते हैं, ब्राज़ील का जो सेंटोस बंदरगाह है उसी को कहा जाता है। तो इसके एक्सप्लेनेशन में और इसके आंसर में बहुत डिफरेंस रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटोस बंदरगाह है, सी हो जाएगा, 80 का सी हो जाएगा। नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है। नमक और रेत का मिश्रण है, देखो केमिस्ट्री अगर पढ़ा होगा ना तो उसमें ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है। आसवन विधि, अलग अलग विधि, जैसे उबाल के अलग करते हैं,
तो आपको यहाँ पर बताना है, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा, ए दिया हुआ है, घुलना, निस्पंदन, फिर वाष्पीकरण। इंग्लिश से बोले तो डिजॉल्विंग, उसके बाद से फिल्ट्रेशन, देन इवेपोरेशन। इन 3 तरीक़ों से नमक और रेत का अगर कोई मिश्रण है तो उसको आप अलग कर सकते हैं। निम्न से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सूर्य की किरणों की सहायता से संश्लेषित होता है? एक ही विटामिन है। विटामिन कौन सा लेने जाते हो? ठंड के महीने में विटामिन डी लेने जाते हो। 82 का आंसर ए हो जाएगा। एक व्यक्ति बेरी रिकेट्स और स्कर्वी से पीड़ित होता है, यदि वह पर्याप्त मात्रा में नहीं ले रहा है, कौन सा चीज़ नहीं ले रहा है? 83 का आंसर क्या हो जाएगा? वो विटामिन B1 नहीं ले रहा है, क्योंकि बेरी के लिए चाहिए, रिकेट्स के लिए विटामिन डी चाहिए, स्कर्वी के लिए विटामिन सी चाहिए, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। विटामिन B1 भी उसको लेना पड़ेगा, विटामिन डी की गोली देनी पड़ेगी, विटामिन सी की गोली देनी पड़ेगी। अगर तुम डॉक्टर होगे, ये सब बीमारी देखोगे तो यही करोगे। डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल है। सिल्ट रूट्स मौजूद होते हैं किसमें? मूंगफली, चावल, गन्ना, मक्का, आलू। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? गन्ना और मक्का में। ओके, आगे बढ़ते हैं। जीव मंडल में पारिस्थितिक असंतुलन किसके द्वारा निर्मित होता है? असंतुलन, पारिस्थितिक असंतुलन जीव मंडल में किसके द्वारा निर्मित होता है? तो देखो, जंगलों की कटाई कर दोगे, इससे भी हो जाएगा पारिस्थितिक असंतुलन। अधिक प्लास्टिक का उत्पादन करोगे, इससे भी हो जाएगा पारिस्थितिक असंतुलन। समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर ई होगा। ओके, क्लियर हो गया। एक आवेशित चालक पर आवेश होता है। 86 का आंसर क्या हो जाएगा? बाहरी सतह पर। आवेशित चालक जो होता है, आपने पढ़ा होगा ना नॉर्मल फिजिक्स, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से होंगे, 12th हम लोग पढ़ते हैं कि बाहर के परत पर आवेश बनता है, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 बन जाता है, तभी तो अट्रैक्ट करते हैं ना, बाहरी परत पर ही तो बनता है। पेट की दीवार को HCl की क्रिया से सुरक्षित रखती है। हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या बात समझ में आई? हमारे पेट में HCl होता है। अब HCl को कभी हाथ पर लोगे तो नीचे से छेद करके निकल जाएगा, इतना हाई कंसनट्रेटेड एसिड होता है ये। समझ रहे हो ना? लेकिन हमारे पेट में है और हमें शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचा रहा है, बल्कि हमारे भोजन को पचाने में काम करता है ये। तो पूछ रहा है कि HCl से हमारे पेट को कौन सा चीज़ है जो बचा लेता है? 87 का आंसर क्या हो जाएगा? बलगम, सी। अब इसका कैसे हम लोग पता करते हैं? तो कभी भी अगर आपको उल्टी आई होगी तो उल्टी आने से पहले मुंह से अजीबोगरीब तरीके के लार निकलते हैं, है ना? तो वो क्या होता है? वो इसलिए निकलता है ताकि एक परत बन जाए आपके पेट से आपके मुख तक, जिससे जब बाद में उल्टी हो तो उसमें जो उल्टी में निकलती है एसिड, उससे आपको नुकसान ना हो। समझ रहे हो ना? तो बलगम जो होता है वही बचाता है हमारे पेट को HCl से। स्वपोषी में आंतरिक कोशिकीय ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? 88 का आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च के रूप में। निम्न में से कौन यीस्ट द्वारा अवायवीय श्वसन का उत्पाद है? यीस्ट द्वारा अवायवीय, बिना वायु के श्वसन का उत्पाद है। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और ऊर्जा, ये तीनों ही। अब यीस्ट आप लोग पता नहीं बोल रहे हो किस एलियन का नाम है यीस्ट। अच्छा चलो, आज से सब लोग समझ जाओगे। इनो देखा? इनो को पानी में डाल तो बुलबुला छूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वही है यीस्ट। इसीलिए कुछ लोग यीस्ट का उपयोग बेकरी में बहुत ज़्यादा किया जाता है। किसी भी चीज़ को जब फ्लफी बनाना होता है ना, फ्लफी, तो उसको क्या करते हैं? उसमें यीस्ट डाल देते हैं, क्योंकि CO2 छोड़ेगा तो फ्लफी बन जाएगा। जैसे केक वगैरह जो बनता है उसमें भी इनो कई लोग डाल देते हैं घर में बनाने के लिए, कारीगरी जो करते हैं। तो यीस्ट जो होता है इसका शराब बनाने में भी उपयोग किया जाता है। अवायवीय, बिना वायु की उपस्थिति में जब श्वसन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, शराब और एनर्जी रिलीज होता है उससे। हिंदी में क्या कहा जाता है? इसको खमीर कहते हैं। इनमें से कौन परागन को संदर्भित करता है? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? पराग कोश से वर्तिकाग में पराग का स्थानांतरण। क्लिनिकल थर्मामीटर की सीमा होती है, क्लिनिकल जो क्लिनिक वगैरह में यूज करते हैं उसकी सीमा कितनी होती है? तो उसका होता है 35 डिग्री C से 42 डिग्री C तक होता है। ओके। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। 92 का आंसर क्या हो जाएगा? तापमान में वृद्धि से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है गैस के अणुओं की। इलेक्ट्रिक हीट में परिवर्तित होती है कौन सी चीज़? तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक हीटर में बिजली किस में बदल जाती है? बिजली बदल जाती है उष्मीय ऊर्जा में। तो 93 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। MCB का अर्थ क्या है? तो 94 का आंसर हो जाएगा सी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ENT कान, नाक, गला डॉक्टर उपयोग करते हैं किस दर्पण का? अवतल दर्पण का।
दहन एक प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ के साथ प्रतिक्रिया करता है, तो 96 का आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। पानी को जीवाणु रहित करने के लिए प्रयुक्त आयुध अधातु कौन सा है? किस अधातु को यूज करते हैं पानी को बैक्टीरिया से हटाने के लिए? तो क्लोरीन का हम लोग यूज किया जाता है। पानी साफ करने के लिए आभूषण बनाते समय सामान्यतः सोने के साथ मिश्रित धातु कौन सा होता है? तो ये होता है तांबा। बोतल और जार बनाने के लिए कांच जैसी सामग्री को बदलने के लिए किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट जो होता है, टेरेप्थलेट, ओके, टेरेप्थलेट जो होता है, पॉलीइथाइलिन टेरेप्थलेट, इसी का यूज किया जाता है। किसी ध्वनि की पिच को किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है आवृत्ति में, फ्रीक्वेंसी, ए आंसर हो जाएगा। समतल दर्पण का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो ये किया जाता है पेरिस्कोप के निर्माण में। निम्न से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? तो 102 का आंसर क्या हो जाएगा? एरिथ्रोसाइट जो होता है ये रक्त के संचरण में मदद करता है। इनमें से कौन बल की इकाई नहीं है? तो 103 का आंसर हो जाएगा सी, जूल। जूल जो होती है कार्य एवं ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। 1 मीटर का 10 लाखवां भाग होता है, तो बी, माइक्रोमीटर। 10 की पावर -6 होता है ना। देखो 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ गया? हाँ, 10 की पावर -6 को क्या कहा जाता है? माइक्रो। 10 की पावर -9 को क्या कहा जाता है? नैनो। तो ये तो आपको क्रमवाइज पूरा याद रखना होगा। निम्न से कौन सा एक नाभिक न्यूक्लियस का भाग नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 105 का आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। किन रसायनों के जैव आवर्धन से मानव में मिनीमाता तथा इटाई रोग उत्पन्न होते हैं? तो ये होता है मरकरी से हमेशा कौन सा होगा? मिनीमाता रोग। तो 106 का आंसर क्या हो जाएगा? कैडमियम से क्या होता है? इटाई। तो मरकरी और कैडमियम। निम्न से कौन सा रोग वायु द्वारा संचरित होता है? 107 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, क्षय रोग और निमोनिया, टीबी। निम्न में से कौन गर्म रक्त, वार्म ब्लडेड वाले जंतुओं का समूह है? 108 का आंसर हो जाएगा डी, पक्षियाँ। गर्म रक्त होता है इनका। शरीर का कौन सा अंग ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर पैदा करता है? 109 का आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, बी हो जाएगा इसका, ओके। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार एक नई प्रजाति का गठन सामान्यतः किसके कारण होता है? तो ये होता है कि कई पीढ़ियों में विविधता का संचयन से एक नई प्रजाति का गठन होता है। अनुक्रम, अच्छा यहाँ से मैथमेटिक्स शुरू हो गया, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ, यहाँ पर चलते हैं। हाल ही में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये राज्य है कौन सा? अपना हिमाचल प्रदेश। हाल ही में भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार मोहंती जी को। 123 पर चलते हैं। अक्टूबर 2021 में 38वां और 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? 123 का आंसर क्या हो जाएगा? ये की थी ब्रुनोई ने। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपना पहला गुलाबी गेंद वाला डे नाइट टेस्ट मैच किस देश के साथ खेला? तो ये खेला था ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनय कुमार सक्सेना, सी हो जाएगा, 125 का सी हो जाएगा। निम्न से किस संस्था द्वारा सारथी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है? तो 126 का आंसर हो जाएगा बी, सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वर्ष 2022 के अंत तक भारत के निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने पहले रॉकेट को लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसका नाम क्या है? भारत की एक निजी स्पेस कंपनी है, अभी तक तो सरकारी ही है इसरो, एक निजी भी है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। इसने अपना पहला जो बनाया है 2022 के अंत तक इस लॉन्च करेगा, उसका नाम पूछा है आपसे, इसका नाम होगा विक्रम-1। नई शिक्षा नीति 2020 को आसानी से लागू करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? इसके लिए सार्थक योजना को चलाया गया है। जुलाई 2021 में आयोजित यूरो कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता? तो ये जीता था इटली ने। भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया था इरडा को। दिसंबर 2021 में जारी सुशासन सूचकांक के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ ई, यानी कि सारे कथन सही हैं इसमें से।
सभी 10 क्षेत्रों में समूह ए के गुजरात को प्रथम स्थान मिला। समूह बी के तहत मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान मिला। उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश टॉप पर रहा सुशासन सूचकांक में। आपको ये बताना है कि ये जारी किसके द्वारा किया जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकता है एग्जाम में। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 से भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 132 का आंसर हो जाएगा डी, 85वां स्थान प्राप्त हुआ है। अक्टूबर 2021 से भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किया है श्रीलंका के साथ। फरवरी 2022 में किस देश ने भारत से 420 ब्रॉडगेज रेलवे वैगन के खरीद के हेतु समझौता किया है? ब्रॉडगेज वैगन मतलब रेल का डिब्बा खरीदेगा। तो ये कौन सा देश है? तो यह है बांग्लादेश। वर्ष 2023 में 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये किया जा रहा है जापान में। ये हो चुका है, पता होगा आपको। और नहीं, ये अगले साल G7 का होगा वहाँ पर जापान में, और G20 का सम्मेलन 2023 में अपने देश में होगा, भारत में। इसको भी ध्यान में रखना। भारत में किस वर्ष तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा है हमने। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 137 का आंसर हो जाएगा सी, इटली में। निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? 138 का आंसर हो जाएगा, सारे ही सुमेलित हैं। आम्बुबाची मेला असम, कंबाला उत्सव कर्नाटक, त्रिशूरपुरम उत्सव केरल, हेरात पर्व जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। 139 है कि वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 139 का आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रदान किया गया है नीलमणि फुकन जूनियर को 2020 के लिए 56। वर्ष 2020 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2022 में 140 का आंसर क्या हो जाएगा? हो चुका है, ये यूके में हुआ था। कितने पदक जीते हैं हमने, आपको बताना है। कमेंट करके बताइए या खुद को बता लो, कम से कम ध्यान तो कर लो एक बार। निम्न से किस बैंक के द्वारा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है SBI के द्वारा। 142 पर चलते हैं। अब थोड़े बहुत बस क्वेश्चन बाकी हैं, और अच्छा सेट था, मैंने पहले ही बोला था ना, मैं जल्दी किसी सेट के लिए नहीं बोलता हूँ। मैंने इसको एक एक क्वेश्चन को देखा, बहुत ही अच्छे सेट थे ये। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा हिम प्रहरी योजना की शुरुआत की गई? तो ये शुरू किया गया था उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में घोषित किया है? 143 का आंसर हो जाएगा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। इस बार के एक BPSC का क्वेश्चन मैं गेस कर रहा हूँ, हो सकता है कि पूछे ही है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 144 का आंसर हो जाएगा NK सिंह। हाल ही में DRDO ने किस स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को तेजस के हथियार में शामिल किया है? तो 145 का आंसर हो जाएगा बी, पाइथन 5 को। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 146 का आंसर हो जाएगा डी, S सोमनाथ जी को नियुक्त किया गया है इसरो के अध्यक्ष। हाल ही में बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है डेम सेंड्रा मेसन। ओके, और 10वां सेट भी जरूर करना, कल मैं ले आऊँगा। आज साइंस के 200 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊँगा प्रैक्टिस। डेमल गलगुट को उनके किस उपन्यास के लिए बुकर पुरस्कार द्वारा किससे सम्मानित किया गया? तो 148 का आंसर हो जाएगा बी, द प्रॉमिस। डेमल गुलगुट बुकर पुरस्कार 2021। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन आहट। और आज इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, और ज़रूर बताना कैसा लगा सेट। हाल ही में किस राज्य में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है? इंडस्ट्रियल पार्क 100% महिला स्वामित्व, मतलब महिलाएं होंगी उसका सारा स्वामित्व, तेलंगाना में खोला गया है। तो 140 क्वेश्चन इसके मैंने कंप्लीट कर दिए। बहुत ही बढ़िया सेट था। आपके एग्ज़ाम की तैयारी आपको आंकना चाहिए। अब नहीं आंकोगे तो कब करोगे? अब तो समय भी नहीं है। और हताश नहीं होना है ख़राब नंबर आने पर, रिवीजन करना है ख़राब नंबर आने पर। ओके, थैंक यू सो मच।